Hello everyone, welcome back to O2S Academy YouTube channel. So here we are in a roundup series जिसमें हम कवर कर रहे हैं अपनी इंडियन पॉलिटी टोटली जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो आपके प्रीलिम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सो दिस सीरीज इज फॉर द फैक्ट्स विच यू हैव टू रिवाइज अगेन एंड अगेन विच विल हेल्प यू इन योर क्वेश्चंस इन योर प्रीलिम्स. सो टू डाउनलोड द पर्टिकुलर पीडीएफ जो भी हम लेक्चर यहाँ पे कंडक्ट करेंगे, यू हैव टू गो टू द O2IAS Academy ऐप. उसको डाउनलोड कीजिए. उसमें आपको HCS प्रीलिम्स का फोल्डर मिलेगा. उसके अंदर आपको मिलेगा फ्री रिसोर्स का फोल्डर. उसमें से आप डाउनलोड कर सकते हैं पर्टिकुलर जितने भी अभी हम सेशंस कंडक्ट करेंगे पॉलिटी के उसके रिलेटेड पीडीएफ. सो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा दैट विल बी द यूनियन एग्जीक्यूटिव. सो यूनियन एग्जीक्यूटिव की जब बात आएगी हमें पता है कि वी हैव ऑलरेडी स्टडीड कि क्या एग्जीक्यूटिव के पार्ट होते हैं. आई थिंक दीज ऑल द स्टेप्स आपको अभी तक क्लियर होंगे. सो आज जो हम पहला ऑफिस स्टडी करेंगे दैट इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. ओके, सो एग्जीक्यूटिव के पार्ट क्या होते हैं हमारे? प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, अटॉर्नी जनरल. तो ये सब हम सीरीज में कंप्लीट करेंगे बट इन द डिफरेंट सेशंस. ओके, आज हम प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट कवर करेंगे. सो व्हेन इट कम्स टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ही इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया. नॉमिनल हेड इनको बोलते हैं. सिंबल ऑफ यूनिटी एंड इंटीग्रिटी. फर्स्ट पोजीशन अंडर द वारंट ऑफ प्रेसिडेंस. बोलने का मतलब बेसिकली वी फॉर्म अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. तो उसमें हम मानते हैं कि हेड प्राइम मिनिस्टर है. बट द थिंग इज जब हमारा आएगा कॉन्स्टिट्यूशनल हेड की बात या जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है दैट इज आर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. सो व्हेन इट कम्स टू द आर्टिकल्स ऑफ द प्रेसिडेंट, तो पहले हम आर्टिकल की बात करते हैं 52 जो इस पर्टिकुलर ऑफिस के स्टैब्लिशमेंट की बात करता है कि हाँ जी एक प्रेसिडेंट हमारे इंडिया का होना चाहिए. सो आर्टिकल 52 टेल्स अबाउट देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. देन इट कम्स टू द आर्टिकल 53 जो देता है कि सारी की सारी जो एग्जीक्यूटिव पावर है हमारे यूनियन की वो किस ऑफिस में रेस्ट करेगी? हमारे प्रेसिडेंट के ऑफिस में. देन आर्टिकल 54 बात करता है हमारे इलेक्शंस के ऊपर. एंड वी ऑल नो, अभी तक आप लोगों को ये क्लियर होगा कि when it comes to the president के election we follow indirect election. सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से आप इनको सेलेक्ट करते हैं. सो बेसिकली इसमें मेन पॉइंट ये होता है कि इनका इलेक्टोरल कॉलेज क्या है. ठीक है, इनके इलेक्टोरल कॉलेज में मीन्स जो लोग इनको इलेक्ट करते हैं उसमें कौन कौन है? द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द legislative assemblies of the state, the elected members of the legislative assembly of Delhi and Puducherry and the non-participant. और इनमें से ये लोग जो हैं वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं. सो इसको आप याद रखिएगा बिकॉज इसमें कंफ्यूज नहीं होना है. जब हम वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्टोरल कॉलेज पढ़ेगा देन दिस विल बी डिफरेंट. तो अभी के लिए एटलीस्ट आप ये 3 पॉइंट बिल्कुल याद रखिएगा. इलेक्टेड मेंबर्स जो हैं वही इनके पार्ट करेंगे इलेक्टोरल कॉलेज में. देन आर्टिकल 55 बात करता है मैनर ऑफ इलेक्शन के ऊपर कि प्रेसिडेंट शैल बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द नेशन. एमएलए और एमपी की जो वोट्स होंगी उसकी वैल्यू के बारे में बताता है. सिस्टम ऑफ इलेक्शंस क्या है? सिंगल ट्रांसफर बोर्ड है. ध्यान रखिएगा जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होगा दैट इज अ सीक्रेट बैलेट. कभी कभी इसमें डाल दिया जा सकता है कि इट्स ओपन बैलेट बट नहीं, ध्यान रखना है इट इज़ द सीक्रेट बैलेट है जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन की बात होती है. अब जब इलेक्शन होगा कोई डिस्प्यूट हो सकता है तो वो भी इनके पर्टिकुलर आर्टिकल में मेंशन है कि सुप्रीम कोर्ट जो है उनका डिसीजन फाइनल होगा जब भी कोई इलेक्शन के अंदर इशू आएगा. याद रखिएगा द आर्टिकल इज 71. अगर आपसे पूछा जाए कि प्रेसिडेंट इलेक्शन के डिस्प्यूट सॉल्व करने के लिए क्या कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे कुछ लिखा गया है, सो येस यू हैव टू राइट अबाउट द आर्टिकल नंबर 71. देन आर्टिकल नंबर 56 बात करता है टर्म की. यू ऑल नो जो टर्म है हमारी दैट है 5 ईयर टर्म. ठीक है, और अगर उनको रिजाइन करना हो तो रिजाइन किसको करेंगे? वाइस प्रेसिडेंट को. और वाइस प्रेसिडेंट किसको इन्फॉर्म कर देगा? लोकसभा के स्पीकर को. आर्टिकल 57 बात करेगा री इलेक्शन नंबर ऑफ एनी टाइम्स बिकॉज इस ऑफिस को हमने बोरो किया है यूएसए से. यूएसए में कोई भी प्रेसिडेंट सिर्फ 2 बार बन सकता है. बट व्हेन इट कम्स टू द इंडिया में प्रेसिडेंट आप कितनी भी बार बन सकते हैं. ध्यान रखिएगा यूएसए में प्रेसिडेंट बनने के लिए आपको बाय बर्थ वहां का सिटीजन होना चाहिए. बट व्हेन इट कम्स टू इंडिया इसमें ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है. बस आपको सिटीजन ऑफ इंडिया होना है. वो चाहे आप किसी भी टाइप से हो, जैसे हमने कवर भी किया है बाय डिसेंट, बर्थ, नेचुरलाइजेशन, किसी भी टाइप से अगर आप सिटीजनशिप ले लेते हैं इंडिया की देन यू विल बी द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. आर्टिकल 58 जो बात करेगा दैट इज द क्वालिफिकेशंस. तो क्या होना चाहिए? इंडियन सिटीजन, एज है 35 ईयर्स, शुड बी क्वालिफाइड. वहाँ का मेंबर नहीं होना चाहिए लोकसभा का बट ही शुड बी क्वालिफाइड. मतलब वो जो कंडीशंस है लोकसभा के मेंबर्स की बनने के लिए वो उनकी सारी कवर
होनी चाहिए। ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, कोई भी कहीं दूसरे गवर्नमेंट ऑफिस में वो नहीं होने चाहिए। सो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट से याद रखिएगा जहां से आपको फाइनेंशियल एक्सपेंसेस अगर आ रहे हैं, फाइनेंशियल कोई भी अगर आपको सपोर्ट आ रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, तो उसको ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के अंडर कवर किया जाएगा। सो कंडीशन ऑफ ऑफिस, द प्रेसिडेंट शैल नॉट बी मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट और हाउस ऑफ द स्टेट, द प्रेसिडेंट शैल नॉट होल्ड एनी अदर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। वही बात, अगर आप प्रेसिडेंट बन जाते हैं, आप कहीं के मेंबर हैं, चाहे वो लेजिस्लेटिव असेंबली के हैं, काउंसिल के हैं, या फिर आप राज्यसभा, लोकसभा, कहीं के भी अगर आप मेंबर है, तो वो आपको पर्टिकुलर सीट छोड़नी पड़ेगी। प्रेसिडेंट शैल बी अपॉइंटेड विदाउट द पेमेंट, जो आपको पता है राष्ट्रपति भवन, ठीक है, उसी की बात यही है, ऑफिशियल रेजिडेंस, एमोलमेंट्स, ये सब चीज़ें। एंड देन जब ये पर्टिकुलर कोई इंसान प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बाद सिलेक्ट हो जाएगा, उस पर्टिकुलर टर्म के अंदर आप उनकी कोई भी जो आप उनको प्रिविलेजेस देते हैं उसको कम नहीं कर सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट आर्टिकल 60 बात करता है ओथ के बारे में। जब हमने अगर आपको शेड्यूल्स अभी क्लियर होंगे तो आपको पता है कि उस पर्टिकुलर शेड्यूल में, जिसमें हमने थर्ड शेड्यूल में जब हमने बात की गई थी एफर्मेशंस और ओथ की, उसमें हमने प्रेसिडेंट का नाम नहीं पढ़ा था, ठीक है। तो जो प्रेसिडेंट की ओथ मेंशन है दैट इज इन द आर्टिकल नंबर 60। तो किस चीज़ की वो लेते हैं, ही इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करने के लिए ही ओथ लेंगे। एंड द ओथ इज टू प्रिजर्व, प्रोटेक्ट, डिफेंड कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ गिवन बाय CJI, सीनियर मोस्ट चीफ सुप्रीम कोर्ट जज, ठीक है। तो ओथ कौन कंडक्ट कराता है प्रेसिडेंट के, दैट इज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। बट ध्यान रखिएगा वो रिजाइन किसको करेंगे, हमारे वाइस प्रेसिडेंट को, नॉट टू CJI। ओके, डोंट गेट कंफ्यूज। देन उसके बाद आती है आर्टिकल नंबर 61 एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल फॉर द प्रेसिडेंट, दैट इज द इम्पीचमेंट। ओके, सो प्रोसीजर फॉर इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट अभी हम देखेंगे। सो द पावर ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट लाइज इन द पार्लियामेंट ओनली फॉर द वायलेशन ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन। ध्यान रखिएगा व्हेन एवर इट कम्स टू द ओनली वाले स्टेटमेंट्स देन दे गेट इंपॉर्टेंट, ठीक है। सिर्फ जब वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होगा उस पर्टिकुलर टाइम के लिए आप उसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए प्रेसिडेंट के अगेंस्ट इम्पीचमेंट का मोशन स्टार्ट किया जा सकता है। ये कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड नहीं है, ये भी आपको ध्यान रखना है। कौन करता है, बाय लोकसभा एंड राज्यसभा के MPs इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड जो MP। अब ध्यान रखिएगा इसमें ये कंफ्यूज मत होना कि जब इलेक्शन की बात आएगी, व्हेन वी टॉक्ड अबाउट द इलेक्शन, हमने नॉमिनेटेड मेंबर वहां पे नहीं पढ़ा था और वहां पे स्टेट के इलेक्टेड मेंबर्स भी थे। बट व्हेन इट कम्स टू द इम्पीचमेंट, इसमें स्टेट का कोई रोल नहीं है, लेकिन नॉमिनेटेड मेंबर्स भी इसमें पिक्चर में आ जाते हैं। सो किसी भी हाउस में आप उस पर्टिकुलर इम्पीचमेंट मोशन को स्टार्ट कर सकते हैं। और जब आपने उस पर्टिकुलर मोशन को स्टार्ट करना है तो 1/4 ऑफ द कैंडिडेट ऑफ इनिशिएटिव हाउस विद बाय 14 डेज नोटिस टू गिवन, मतलब स्टार्ट करने के लिए भी आपको उस पर्टिकुलर हाउस के 1/4 मेंबर को उस चीज को साइन करना पड़ेगा कि हाँ जी वी आर स्टार्टिंग द इम्पीचमेंट मोशन। 14 दिन का नोटिस देना पड़ेगा आपको प्रेसिडेंट के लिए कि हाँ जी हम आपके अगेंस्ट ये स्टार्ट कर रहे हैं। देन उसके बाद अगर ये सब चीजें तो पास जो होगा दैट इज द 2/3 मेजोरिटी से, जो टोटल मेंबरशिप है हाउस के उससे 2/3 मेजोरिटी से आपको इस पर्टिकुलर रेजोल्यूशन को पास करना पड़ेगा। एंड उसके बाद वो पर्टिकुलर रेजोल्यूशन जाएगा नेक्स्ट हाउस में एंड द सेम लाइज विद द नेक्स्ट। यहाँ पे भी 2/3 मेजोरिटी से ही आपको पास करना पड़ेगा। और अगर दोनों हाउसेज ने पास कर दिया देन प्रेसिडेंट स्टैंड्स टू बी इम्पीच्ड, ठीक है। नाउ इफ व्हाट हैपेंड इफ द वैकेंसी, मान लीजिए टर्म के बीच में अगर वैकेंसी आ जाती है प्रेसिडेंट ऑफिस में, पहली बात तो अगर 5 साल खत्म होने वाले हैं उस टाइम पे अगर वैकेंसी आती है, रीजंस देखिए कब का वैकेंसी आ सकती है, या तो 5 साल खत्म हो चुके हो, या तो उन्होंने रिजाइन कर दिया हो, या तो इम्पीचमेंट होगी हो, या उनकी डेथ होगी हो, या फिर इलेक्शन को ही सुप्रीम कोर्ट ने इनवैलिड बोल दिया हो। सो ये 5 कंडीशंस है जिस केस में प्रेसिडेंट का ऑफिस वेकेट हो जाएगा। तो अगर वैकेंसी होती है डेथ, रिजाइन, ठीक है, इस केस में जो एक्टिंग प्रेसिडेंट होंगे हमारे वो कौन होंगे, वाइस प्रेसिडेंट। अगर वाइस प्रेसिडेंट भी अवेलेबल नहीं है देन द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगर ये भी अवेलेबल नहीं है देन एनी सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। लेकिन अगर केस जो वैकेंसी है दैट इज ड्यू टू द कि टर्म की एक्सपायरी होगी तो 6 महीने के अंदर अंदर आपको इलेक्शन कंडक्ट कराने पड़ेंगे। तो ध्यान रखिएगा व्हेन द वैकेंसी फ्रॉम डेथ, रिजाइन और एनीथिंग सिवाय टर्म एक्सपायरी के, तो आप ये आपकी जो है वो स्टेप वाइज चलेगा कि कौन उस पर्टिकुलर ऑफिस को लेगा। नेक्स्ट वी विल सी सम ऑफ द पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। जितने आर्टिकल्स थे इंपॉर्टेंट वी हैव कवर्ड है। तो 53 में आपने पढ़ा कि ऑल एग्जीक्यूटिव पावर जो है सारी रेस्ट करती हैं किसके अंदर, हमारे प्रेसिडेंट के अंदर। व्हेन इट कम्स टू द 74, तो यू शुड नो हम 2 अमेंडमेंट्स पढ़ते हैं विच रिलेटेड टू द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस के ऊपर।
तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो बोलती है कि बाइंडिंग होगी जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो अगर कोई एडवाइस देता है प्रेसिडेंट को तो वो पर्टिकुलरली बाइंडिंग होगी, मतलब प्रेसिडेंट को फॉलो करनी पड़ेगी। लेकिन 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने एक चांस दिया है प्रेसिडेंट को कि जो भी एडवाइस आती है आप उसको रिकंसिडर कर सकते हैं। नेक्स्ट, आर्टिकल नंबर 75, प्राइम मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एंड अदर मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर को प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे और बाकी के जो मिनिस्टर्स हैं वो भी प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करेंगे, लेकिन किसके एडवाइस पे? हमारे प्राइम मिनिस्टर की। सो यू हैव टू लर्न अबाउट दिस आर्टिकल 73, 74, 75, दीज आर्टिकल्स आर इंपॉर्टेंट। नाउ नेक्स्ट इज द लेजिस्लेटिव पावर्स। तो लेजिस्लेटिव पावर्स के ऊपर ही कैन समन एंड अ सेशन और डिसॉल्व द लोकसभा, ही कैन एड्रेस द पार्लियामेंट, मतलब फर्स्ट सेशन जो भी, ये हम पार्लियामेंट चैप्टर में भी कवर करेंगे कि जब भी हाउस का फर्स्ट सेशन होगा या ईयर का, मतलब फाइनेंशियल ईयर का जो फर्स्ट सेशन होगा उसको कौन एड्रेस करेंगे? हमारे प्रेसिडेंट। ओके, नेक्स्ट, ही कैन समन अ ज्वाइंट सिटिंग। ज्वाइंट सिटिंग आर्टिकल आपको पता है 108, और ज्वाइंट सिटिंग हमेशा ही प्रिसाइड कौन करेंगे? हमारे लोकसभा के स्पीकर। प्रेसिडेंट ले डाउन रिपोर्ट, ये देखिए यूपीएससी कैग इनकी जो रिपोर्ट्स है वो पर्टिकुलर प्रेसिडेंट किसके सामने लेके आएंगे? हमारे पार्लियामेंट के सामने। नेक्स्ट इज ही नॉमिनेटेड 12 मेंबर्स, 12 मेंबर्स वो राज्यसभा में करते हैं। किस केस पे? जो एक इंपॉर्टेंट साइंस में, लिटरेचर में, इन सब चीज़ों पे राज्यसभा में वो नॉमिनेट करेंगे। पहले क्या था, 2 मेंबर वो लोकसभा में भी नॉमिनेट करते थे, लेकिन जनवरी 2020 के बाद 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019 के बाद एंग्लो इंडियन का जो कंसेप्ट है नॉमिनेशन का, अब वो खत्म हो चुका है। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रेसिडेंट के पास जो पावर है दैट इज द ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर। ठीक है, बात ध्यान रखिएगा, आर्टिकल नंबर इज 1, 2, 3 एंड गवर्नर के लिए आर्टिकल नंबर इज 2, 1, 3। सो साइडवेज इसको ध्यान रखना। ओनली व्हेन कब ऑर्डिनेंस पास होगा? जब कोई भी सेशन या कोई एक हाउस का जो सेशन है वो नहीं है, मीन्स कोई भी एक हाउस अपनी सेशन कंडक्ट नहीं कर सकता है। प्रेसिडेंट मस्ट बी सेटिस्फाइड ऑन द नीड फॉर इमीडिएट एक्शन। पॉइंट इज, अगर मान लीजिए कोई ऐसी कंडीशन आती है कि प्रेसिडेंट को लगता है कि अब इस चीज़ पे लॉ बनाना पड़ेगा, कोई हाउस सेशन में नहीं है, तो प्रेसिडेंट इस पे एक्शन ले सकता है, लेकिन इस पर्टिकुलर चीज़ को आप सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज भी कर सकते हैं। पार्लियामेंट मस्ट टेक एक्शन विद इन 6 वीक्स ऑफ द रीअसेंबली। मान लीजिए जब दूसरा हाउस भी रीअसेंबली हो गया तो 6 हफ्ते दिए जाते हैं पर्टिकुलर रेजोल्यूशन को वापस से पास करने के लिए। सो मैक्सिमम लाइफ ऑफ द ऑर्डिनेंस कैन बी 6 मंथ्स एंड 6 वीक्स। क्यों? 6 महीने के अंदर इलेक्शंस जो होना दैट आर ज़रूरी है कि आपको 6 महीने के अंदर अंदर इलेक्शंस कराने ही पड़ेंगे, और 6 वीक्स के अंदर आपको उस पर्टिकुलर ऑर्डिनेंस को रेटिफाई भी करना पड़ेगा कि हाँ जी हम इसको कंटिन्यू करना चाहते हैं या नहीं। सो नेक्स्ट हम देखेंगे कुछ फाइनेंशियल पावर्स। जब बात आएगी फाइनेंशियल पावर्स की, तो जो मनी बिल है हमारा वो सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन से ही पास किया जा सकता है। द प्रेसिडेंट सेज द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो हम बजट सुनते हैं उसका जो पर्टिकुलर स्टेटमेंट जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है दैट इज द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड दैट इज अंडर द आर्टिकल नंबर 112। Next, President can make advances of the contingency fund of India to meet unforeseen expenses. The President constitutes a finance commission, आर्टिकल है 280, ठीक है, 5 years के लिए वो बनाते हैं। नो डिमांड फॉर ग्रांट कैन बी मेड एक्सेप्ट ऑन हिज रिकमेंडेशन। तो याद रखिएगा, मनी बिल स्टार्ट करने के लिए आपको इनकी रिकमेंडेशन चाहिए, ग्रांट करने के लिए आपको रिकमेंडेशन चाहिए, फाइनेंस कमीशन ये बनाएंगे, एंड द बजट जो है दैट इज आर्टिकल 112, ये भी इन्हीं की बात करेंगे। नेक्स्ट है जुडिशियल पावर्स। जुडिशियल पावर में बात है हमारी आर्टिकल नंबर 143 की। तो पहली चीज़ कि जो हमारे प्रेसिडेंट हैं वो सुप्रीम कोर्ट से किसी भी चीज़ के ऊपर एडवाइस ले सकते हैं, बट जो सुप्रीम कोर्ट एडवाइस देगा इट इज़ नॉट अ बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट कि वो उस पर एक्ट करें। नेक्स्ट, डिप्लोमेटिक पावर्स। इंटरनेशनल ट्रीटीज एंड एग्रीमेंट्स उनके नाम पे साइन होती है। प्रेसिडेंट इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, सो एम्बेसडर्स हाई कमीशन से जो भी बाहर के देशों से आएंगे उनको कौन रिसीव करेगा? हमारे प्रेसिडेंट ही। नाउ वन मोर थिंग जो हम प्रेसिडेंट के रिलेटेड हमेशा पढ़ते हैं व्हेनेवर इट कम्स टू द इंडिया, या वो है हमारी वीटो पावर। तो जब वीटो पावर के ऊपर बात की जाएगी दैट इज मेंशन्ड इन द आर्टिकल 111 में है। सो एक है हमारा एब्सोल्यूट वीटो। देखिए एब्सोल्यूट वीटो मतलब विदहोल्ड एसेंट, आप पर्टिकुलर एसेंट को होल्ड में रखेंगे, पास नहीं करेंगे। सस्पेंसिव वीटो, लेजिस्लेचर कैन ओवरराइड बाय ऑर्डिनरी मेजॉरिटी। पॉकेट वीटो, कोई भी अगर आप एक्शन नहीं लेंगे, टाइम लिमिट हमारे उसमें मेंशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में कि हाँ जी आपको कितने टाइम में आपको पर्टिकुलरली
किसी बिल को पास करना है। क्वालिफाइड वीटो लेजिस्लेचर कैन ओवरराइड बाय द हायर मेजॉरिटी। इंडिया के केस में क्वालिफाइड वीटो नहीं है। लेजिस्लेचर, इसका सस्पेंसिव वीटो का मतलब ये है कि आपको भी पता है कि रिकंसिडरेशन के लिए कोई भी चीज़ एक बार भेजी जा सकती है, लेकिन अगर पार्लियामेंट पर्टिकुलर बिल को वापस कोई चेंज ना करके भी भेजे तो भी प्रेसिडेंट को वो पास करना पड़ेगा। तो रिकंसिडरेशन की जो पावर है वो आई थी 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से, वो सिर्फ एक बार ही इस चीज़ को कर सकते हैं। नेक्स्ट इज नो वीटो पावर इन द केस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल ड्यू टू 24th अमेंडमेंट एक्ट 1971। ठीक है, याद रखिएगा 24th अमेंडमेंट ने बोलता है कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल के टाइम पे प्रेसिडेंट के पास कोई भी वीटो पावर नहीं है। 1954 में राजेंद्र प्रसाद ने एब्सोल्यूटली प्रैक्टिस की थी पेप्सो एप्रोरिएशन बिल में। दीज आर जस्ट फैक्ट्स, एक बार देख लीजिएगा। नाउ डिस्क्रिशनरी पावर, जब प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से एक्ट कर सकता है तो वो कब है? मान लीजिए कभी कोई पॉलिटिकल पार्टी आई, इलेक्शंस हुए, किसी के पास भी मेजोरिटी नहीं है, तो या तो तो प्रेसिडेंट यहाँ पे कोलेशन मतलब 2-3 पार्टीज को मिलकर बोले कि जी आप लोग आइए और गवर्नमेंट बनाइए। ठीक है, एंड उसके बाद उनको मिनिमम टाइम में अपने आप को प्रूव भी करना होता है कि नहीं, हाँ जी, दे आर स्टेबल। सो दैट्स ऑल विद द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया। दीज आर द इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। बाकी डीपली जो आपके कंसेप्ट होंगे मे बी आपके रिवाइज हो चुके होंगे। सो दैट वाज जस्ट अ थॉरो रिविजन ऑफ ऑल द आर्टिकल्स, पावर्स एंड अबाउट द प्रेसिडेंट. Now the next office which we have to cover is the Vice President of India. So it is the second highest. First highest हमने कौन पढ़ा? That is the President of India. Second highest constitutional office जो है वो है हमारे Vice President जी का ऑफिस. Next is Article 63 से 73 तक बात करी है हमने. Qualifications to election removal of the Vice President of India. Next is Article 63 states क्या बात करता है कि एक वाइस प्रेसिडेंट होना चाहिए इंडिया. सो बेसिकली जो बात है कि एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द ऑफिस की, हाँ जी, कोई ना कोई, ये एक ऑफिस की बात किस आर्टिकल में की गई है? तो वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस की बात की गई है आर्टिकल नंबर 63 में. 64 स्टेट्स दैट वाइस प्रेसिडेंट शैल बी द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा. ध्यान रखिएगा, जो भी वाइस प्रेसिडेंट बनेगा वो अपने आप राज्यसभा का चेयरमैन बन जाएगा. नेक्स्ट, आर्टिकल 65 स्टेट्स दैट वाइस प्रेसिडेंट शैल एक्ट एज प्रेसिडेंट इन द वैकेंसी ऑफ ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट. हमने पढ़ा था कि अगर प्रेसिडेंट के ऑफिस में कोई भी वैकेंसी आ जाएगी तो कौन आ जाएगा? वाइस प्रेसिडेंट. ये कहाँ मेंशन है? आर्टिकल नंबर 65 में. आई थिंक अभी तक अब आपको स्ट्राइक होना चाहिए कि अगर वाइस प्रेसिडेंट भी मिसिंग है तो कौन पिक्चर में आएगा? वाइस प्रेसिडेंट एक्ट्स लाइक अ प्रेसिडेंट टिल न्यू प्रेसिडेंट कम्स. ये ध्यान रखिएगा, व्हेन इट कम टू द इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट जो भी बनेगा, मान लीजिए 4 साल की टर्म खत्म हो गई थी, 1 साल की बची है, तो सिर्फ वाइस प्रेसिडेंट इंडिया के केस में कब तक रहेगा? जब तक नया प्रेसिडेंट नहीं आएगा. वो चाहे 2 महीने में आ जाए, 3 महीने में आ जाए. बट व्हेन इट कम्स टू द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अ यूएसए, अगर प्रेसिडेंट की 1 साल की टर्म बची थी और वैकेंसी आ जाती है तो जो वाइस प्रेसिडेंट है वो पूरे 1 साल के लिए प्रेसिडेंट बनेंगे. ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा. नाउ बात करते हैं इलेक्शंस के ऊपर वाइस प्रेसिडेंट की. तो वो है आर्टिकल नंबर 66 में, जिसमें बात की गई है कि वाइस प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ द इलेक्टोरल कॉलेज. अब वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल कॉलेज मेंबर में कौन कौन है? इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा, नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा एंड द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लोकसभा, नॉट नॉमिनेटेड मेंबर्स. प्रेसिडेंट इज वोटिंग बाय प्रोपोर्शनल, रिप्रेजेंट बाय एसटीवी, बाय सीक्रेट बैलेट. ये भी ध्यान रखिएगा. नेक्स्ट, आर्टिकल 67 बात करता है टर्म के ऊपर. तो टर्म क्या है? 5 साल की टर्म है एंटरिंग ऑफिस. 68 बात करता है कि वैकेंसी के ऊपर. एज पर आर्टिकल 68 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द इलेक्शन टू फिल द वैकेंसी कॉज्ड बाय द एक्सपायरेशन ऑफ द टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ द आउटगोइंग वाइस प्रेसिडेंट इज रिक्वायर्ड टू बी कंप्लीटेड बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ द टर्म. जैसे ही वाइस प्रेसिडेंट की वैकेंसी आती है तो टर्म से पहले आपको कंप्लीट करना है. एक और बात ध्यान रखिएगा, इस केस में ऐसा नहीं होगा कि वाइस प्रेसिडेंट का अगर ऑफिस वेकेट है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्रैक्टिस करेंगे, नहीं. बिकॉज ये ध्यान रखिएगा कि राज्यसभा का जो चेयरमैन है वही पर्टिकुलरली यहाँ के वही एक्स ऑफिशियल चेयरमैन भी है. सो राज्यसभा के मेंबर या कुछ भी, बिकॉज वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस में ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं है, तो प्रेसिडेंट की कंडीशन अपने आप यहाँ पे अप्लाई मत कीजिएगा. Now 69 बात करता है oath and affirmation of the vice president. The president of India or any person appointed on the behalf of him is administered the oath of the vice president. क्वालिफिकेशंस क्या है? सिटीजन, 35 ईयर्स, राज्यसभा के इलेक्शन के लिए क्वालिफाई होनी चाहिए, नो ऑफिस ऑफ प्रेफर्ड, 20 इलेक्टर्स ईच एज प्रपोजल्स एंड सेकेंड इज 15,000 डिपॉजिट विद द आरबीआई. आई थिंक प्रेसिडेंट में हमने ये मिस किया था पॉइंट. तो व्हेन इट कम्स टू द प्रेसिडेंट, उसमें होते हैं 50 इलेक्टर्स और 50 सेकेंडर्स. ध्यान रखिएगा. लेकिन वाइस प्रेसिडेंट के केस में दे आर 20 इलेक्टर्स एंड 20 सेकेंडर्स.
नाउ रिमूवल, रिजाइन कर दे प्रेसिडेंट को. नो फॉर्मल इम्पीचमेंट नीडेड, रिमूव्ड बाय राज्यसभा रेजोल्यूशन पास बाय द एब्सोल्यूट मेजोरिटी एंड एग्रीड बाय द लोकसभा. ठीक है, तो मतलब बोलने का मतलब वाइस प्रेसिडेंट का जो रिमूवल की स्टार्टिंग होगी वो कहाँ से होगी, राज्यसभा से. तो एब्सोल्यूट मेजोरिटी, बिकॉज कहीं ना कहीं वो हेड ऑफ द राज्यसभा भी हैं, तो वहीं पे इनके रिमूवल की बात की जाएगी. बट व्हेन इट कम्स टू द प्रेसिडेंट, वो कोई भी हाउस स्टार्ट कर सकता है. ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन मेंशंस नो ग्राउंड फॉर हिज रिमूवल. और हमने पढ़ा था प्रेसिडेंट के केस में कि ओनली वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है एक ग्राउंड आपको उनको रिमूव करने के लिए. फंक्शंस क्या है, वाइस प्रेसिडेंट एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, ये आपको पता है. एक्ट्स एज द प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट व्हाइल डिस्चार्जिंग ड्यूटी एज द प्रेसिडेंट शुड नॉट प्रिसाइड ओवर द राज्यसभा. या तो वो एक टाइम पे वाइस प्रेसिडेंट होंगे या तो राज्यसभा के चेयरमैन होंगे. सो दैट वॉज ऑल विद द वाइस प्रेसिडेंट. दैट जस्ट अ रिविजन, बस कुछ आर्टिकल नंबर चेंज होता है, बाकी पावर्स आपको पता है. नाउ नेक्स्ट इज द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जो बात की गई है वो बात की गई है हमारे आर्टिकल नंबर 74 से लेके 78 के अंदर, जो डील करता है पार्ट 5 व्हेन इट कम्स टू द यूनियन एग्जीक्यूटिव, वो है हमारा पार्ट 5, डील्स विद द सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. आर्टिकल 74 क्या बोलता है, डील्स विद द स्टेटस ऑफ द काउंसिल मिनिस्टर्स. देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद द प्राइम मिनिस्टर हेड द हेड. मतलब एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, उसके एक हेड है प्राइम मिनिस्टर. टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट हु शैल इन द एक्सरसाइज ऑफ हिज फंक्शंस इन अकॉर्डेंस विद द सच एडवाइस. जो एडवाइस ये लोग देंगे उसी के ऊपर आपको काम करना पड़ेगा. एंड ये दो चीज़ें हमने पढ़ ली हैं, 44th अमेंडमेंट एंड 42 अमेंडमेंट. 42 ने बोला था कि बाइंडिंग है, 44th ने दी थी पावर की एक बार रिकंसिडरेशन की जा सकती है. ठीक है, सो दैट इज ओनली मेंशन्ड इन दिस पर्टिकुलर स्लाइड. एक बार आप रीडिंग मार लीजिएगा जब आप PDF डाउनलोड करेंगे. ओके, Article 75 talks about the appointment, tenure, qualification, oath and salaries allowances by the minister. The PM shall be appointed by the president. और जो बाकी मिनिस्टर्स है वो प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे अपॉइंट किए जाएंगे, किससे, प्रेसिडेंट के थ्रू. Next, the total number of ministers including the prime minister in the council of ministers shall not exceed 15% of the total. से ध्यान रखिएगा, जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी उस पर्टिकुलर में जो हाउस की हमारी टोटल काउंट होगा लोकसभा का, उसका 15% ही होगा, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ सकता है. और ये क्या स्टार्टिंग में कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन था, नो इट वाज एडेड बाय द 91st अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2003. और ये कुछ अमेंडमेंट्स हैं जो आपको ध्यान रखनी है, अभी तक आपको याद हो भी जानी चाहिए थी. Now the salary and allowances of the ministers are such as parliament may from time to time determined by the law. बोलने का मतलब कि when it comes to the salaries, allowances of the council of minister, कौन बताएगा, हमारी पार्लियामेंट. और कहाँ पे मेंशन्ड है, सेकंड शेड्यूल में भी मेंशन्ड है. A minister who or any period of 6 consecutive months is not a member. मान लीजिए अगर कोई भी मिनिस्टर जो है 6 महीने के लिए 6 महीने तक अब किसी हाउस का मिनिस्टर नहीं बन पाया, मेंबर नहीं बन पाया, तो वो पर्टिकुलर मिनिस्टर नहीं रहेंगे. सो बोलने का मतलब विद इन 6 months यू हैव टू बी अ मेंबर ऑफ एनी ऑफ द हाउस. क्वालिफिकेशंस क्या है, मिनिस्टर मस्ट बी अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट. इफ अ पर्सन हु इज नॉट अ मेंबर ऑफ द हाउस, किसमें आपको 6 महीने के अंदर अंदर अपने आप को वहाँ का मेंबर बनाना होगा, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है. Now it comes to the oath. The oath to every new minister is administered by the president of India. ही इनको oath दिलाएंगे. Next is oath of secrecy, ये लेते हैं. Oath of transparency ये लेते हैं. कहाँ से mentioned है, second ARC. ये कुछ facts है जो आपको ध्यान रखना है कि कहाँ पे constitution mentioned है, कहाँ पे ARC mentioned है, कहाँ पे RPA 1950 mentioned है, कहाँ पे RPA 1951 mentioned है. So these should be the points which you should take care of. There is no provision of the separate oath for prime minister. He is in the constitution. She takes oath as a minister. ओके, द पॉइंट वॉज कि प्राइम मिनिस्टर के लिए कोई डिफरेंट ओथ नहीं है, बिकॉज बोलने का मतलब ये है वो भी एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का ही मेंबर है, बस उसको हेड बना दिया गया है. नाउ आर्टिकल 77 बात करेगा कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. द प्रेसिडेंट शैल मेक रूल्स फॉर द मोर कन्वीनियंट ट्रांजेक्शन ऑफ द बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड फॉर द एलोकेशन अमंग द मिनिस्टर. तो कौन रूल बना सकते हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर. अब सॉरी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. ध्यान रखिएगा कैबिनेट जो वर्ड है वो आर्टिकल 352 में 44th अमेंडमेंट एक्ट से इंसर्ट किया गया था व्हेन इट कम्स टू द 1978. तो अगर ये पूछा जाए कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कैबिनेट वर्ड मेंशन था, द आंसर विल बी नो, बट लेटर ऑन इट एज एडेड. बट कौन सी अमेंडमेंट है, दैट इज द 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट. इट इज द कैबिनेट एंड नॉट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हु एडवाइजेस द प्रेसिडेंट. कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल किसको हैं, वो लोकसभा को रिस्पॉन्सिबल है. कौन, हमारी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं. बट अगर इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात आती है हमारे किसी एक पर्टिकुलर मिनिस्टर की, सो ही इज रिस्पॉन्सिबल टू द प्रेसिडेंट, क्योंकि अपॉइंट यही करते हैं. ठीक है,
नाउ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन द स्टेट्स, सिंपल सी बात, तो जब स्टेट्स की बात आएगी तो डील करता है आर्टिकल नंबर 163 से 164, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइज द गवर्नर एंड द मिनिस्टर्स. सो दैट वाज ऑल विद द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. एंड द लास्ट जो हम ऑफिस पढ़ेंगे दैट विल बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड ऑल थे वो हमने अभी तक कवर कर लिए हैं जो हमारे ऑफिस है. सी नाउ वी कांट डिस्कस द फैक्ट्स सॉरी कंसेप्ट्स रिलेटेड टू दिस इज द हाई टाइम जिसमें हमें अब इंपॉर्टेंट जो सारे आर्टिकल्स हैं फैक्ट्स हैं वो हमको डिस्कस करने हैं ताकि दैट विल बी जस्ट अ जेन्युइन रिविजन फॉर यू ऑल. इसके बाद अगर आप इस पीडीएफ को 1-2 बार भी पढ़ेंगे तो जितने इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं वो आपके सारे रिवाइज हो जाएंगे. सो ये हमने पहले भी डिस्कस किया था. इट इज आर्टिकल 74 स्टेट्स दैट देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद द प्राइम मिनिस्टर एट द हेड टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट. नेक्स्ट, प्राइम मिनिस्टर इज द रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी. वहां पे हमने क्या पढ़ा था? नॉमिनल. किसके लिए? हमने प्रेसिडेंट के लिए. बट व्हेन इट कम्स टू द प्राइम मिनिस्टर इज द रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी. प्रेसिडेंट था नॉमिनल, दैट वी हैव स्टडीड. प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट एंड प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट. कौन होता है? ही इज द लीडर ऑफ द लार्जेस्ट पार्टी. जो भी लार्जेस्ट पार्टी होगी उसी का जो लीडर होगा दैट विल बी आवर प्राइम मिनिस्टर. अपॉइंटमेंट, प्रेसिडेंट कौन अपॉइंट करते हैं? हमारे प्राइम मिनिस्टर को. कहाँ से? जो भी लीडर होगा लार्जेस्ट पार्टी के. क्वालिफिकेशंस क्या है प्राइम मिनिस्टर के लिए? सिटीजन्स ऑफ इंडिया होने चाहिए, मेंबर होने चाहिए तो राज्यसभा या लोकसभा के, ठीक है. और अगर वो मेंबर नहीं है तो 6 महीने के अंदर मेंबर बन भी जाए. ही शुड हैव कंप्लीटेड हिज 30 years इफ ही इज अ मेंबर ऑफ द राज्यसभा एंड 25 years इफ ही इज द मेंबर ऑफ अ लोकसभा. एज का याद रखिएगा. ओथ की बात अगर आती है तो पीएम स्वेयर टू बियर ट्रू फेथ एंड एलिगेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, अपहोल्ड सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द इंडिया, फेथफुली एंड कंसिस्टेंटली डिस्चार्ज ड्यूटीज ऑफ हिज ऑफिस, ठीक है. फेवर एंड सो ओथ ऑफ सीक्रेसी भी इसमें मेंटेन होती है, दैट आपको ध्यान रखना है. सो दीज आर द टर्म्स. कभी कभी ये भी पूछा ओथ के अंदर डिफरेंस के ऊपर बात की जा सकती है. जैसे हमने प्रेसिडेंट की ओथ पढ़ी थी, फिर हमने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की ओथ पढ़ी. सो दैट्स ऑल. यू हैव टू जस्ट मेक अ जेन्युइन एंड जनरल नॉलेज अबाउट दैट थिंग कि हाँ जी क्या चीज़ इसमें लिखी गई है. बात जब आती है टर्म की हमारे प्राइम मिनिस्टर की, दैट इज नॉट फिक्स. होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट. प्राइम मिनिस्टर इंजॉयज मेजोरिटी सपोर्ट. ऐसा नहीं है कि प्रेसिडेंट का मन कि आप उनको हटा देंगे, नहीं ऐसा नहीं है. उनके पास मेजोरिटी है अगर लोकसभा में तो आप उनको नहीं हटा सकते हैं, ठीक है. बाकी अगर लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस मोशन, नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर लोकसभा ने पास कर दिया तो फिर आपको वहाँ पे ऑफिस छोड़ना पड़ेगा. नो कॉन्फिडेंस मोशन पास होते ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कंप्लीटली डिसॉल्व होते हैं. प्राइम मिनिस्टर को भी उनके ऑफिस से हटा दिया जाता है. सैलरी कितनी है इनकी? सेम एज एमपी. कौन डिटर्मिन करते हैं? हमारी पार्लियामेंट. आर्टिकल 75 बात करता है कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे पीएम को अदर मिनिस्टर एडवाइस के ऊपर. तो ये आर्टिकल बस आपको ध्यान रखना, डिस्कस हमने ऑलरेडी कर लिया है. आर्टिकल 78 इट शैल बी द ड्यूटी. बात करते हैं पीएम की ड्यूटीज की प्राइम मिनिस्टर में क्यों चाहिए. कम्युनिकेट द प्रेसिडेंट ऑल द डिसीजंस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द अफेयर्स ऑफ द यूनियन एंड प्रपोजल्स ऑफ द लेजिस्लेशन. सिंपल सी बात, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बिकॉज पूरे के पूरे 500 लोग तो नहीं बात करेंगे ना. वो बाद में जो बिल पास करने की बात है, लेकिन अगर जो छोटे बिल डिसीजंस की बात चल रही है कि जो छोटी छोटी नॉर्मल उसमें तो कौन डिसाइड करता है? हमारी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. तो ये पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन प्रेसिडेंट तक कौन पहुंचाएगा? ये हमारे प्राइम मिनिस्टर. कहाँ लिखा है? आर्टिकल नंबर 78 में. नेक्स्ट इज द प्राइम मिनिस्टर एडवाइजेस द प्रेसिडेंट रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ द वेरियस इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स. तो ये आपको ध्यान रखना है किस किस ऑफिस की एडवाइस जाती है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा प्रेसिडेंट को. बिकॉज अपॉइंट कौन करेगा? प्रेसिडेंट, लेकिन एडवाइस किसकी होगी? हमारे प्राइम मिनिस्टर की. तो अटॉर्नी जनरल, यूपीएससी, कैग चेयरमैन, जस्ट गिव अ रीडिंग थ्रू इट. इनका रिलेशन क्या है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के साथ? एलोकेट्स एंड रीशफल्स द पोर्टफोलियोज. आपको पता है डे टू डे पॉलिटिक्स भी आप अगर देखें अपने आसपास तो जो पोर्टफोलियोज है कि किसको कौन सा डिपार्टमेंट दिया जाए, किसको हेल्थ मिनिस्ट्री दी जाएगी, किसको टेक्सटाइल्स दिया जाएगा, ये कौन डिसाइड करेंगे? हमारे प्राइम मिनिस्टर. ये मिनिस्टर को आस्क कर सकते हैं कि मिनिस्टर को बोल सकते हैं कि आप रिजाइन कीजिए, या फिर वो प्रेसिडेंट को बोल सकते हैं कि आप इनको रिमूव कर दीजिए. यही प्रिसाइड्स ओवर द मीटिंग ऑफ अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड इन्फ्लुएंस द डिसीजंस. डेथ और रेजिग्नेशन फ्रॉम ऑफिस कैन ब्रिंग द कोलैप्स ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. हमने डिसाइड कर लिया था, डिस्कस कर लिया था कि अगर प्राइम मिनिस्टर रिजाइन करते हैं या उनकी डेथ हो जाती है तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कोलैप्स कर जाएगी, वो भी पिक्चर में नहीं रहेगी. पार्लियामेंट के साथ रिलेशन क्या है? ही एडवाइजेस द प्रेसिडेंट. एडवाइज बिकॉज करता कौन है? ये हमने पढ़ा था लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट में समन एंड प्रोरोग, लेकिन उसके लिए एडवाइस कौन करेंगे? हमारे प्राइम मिनिस्टर. रिकमेंड द डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा. अनाउंसेस गवर्नमेंट पॉलिसीज ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस. अब ये पर्टिकुलरली कुछ
अब ये हो सकते हैं कुछ कमेटीज़ हैं या कुछ ऐसे ऑफिसर्स हैं जिनके हेड हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं। तो ये पर्टिकुलर चीज़ आपको कवर करने के लिए थोड़ा सा करंट अफेयर पे टैप रखिएगा। जो करंट अफेयर में ऑर्गेनाइजेशन होगी, अगर उसके हेड प्राइम मिनिस्टर होंगे तो वो पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है। पीएम ऑल्सो एक्ट एज अ चीफ स्पोक्स पर्सन ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। पीएम बिकम्स द लीडर ऑफ द हाउस ऑफ विच ही इज द मेंबर। जिस भी हाउस के वो मेंबर होंगे वहाँ के वो लीडर बन जाते हैं ऑफ द हाउस। डेथ ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, रिजिग्नेशन और डेथ ऑफ एन इनकम्बेंट प्राइम मिनिस्टर वो ऑटोमेटिकली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को डिसॉल्व कर जाती है। सो दैट वाज ऑल रिलेटेड टू दीज ऑल ऑफिसेस। See one more thing, the resignation or death of any other minister on the other hand merely creates a vacancy which the PM may or may not like to fill। ध्यान रखना इस पर्टिकुलर में क्या है कि अगर प्राइम मिनिस्टर की डेथ होती है या वो रिजाइन करते हैं तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अपने आप को लैप्स हो जाएगी। लेकिन अगर कोई और मिनिस्टर है जिनकी डेथ होती है जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का पार्ट है, ठीक है, अगर उनकी डेथ होती है इट विल नॉट बी लाइक कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डिसॉल्व हो जाएगी। क्यों? या तो प्राइम मिनिस्टर किसी और को वो पर्टिकुलर मिनिस्टर बना देंगे या वैकेंसी है भी तो क्या फ़र्क पड़ता है, बाकी मेंबर्स तो हैं। ठीक है। सो अगर प्राइम मिनिस्टर की डेथ होती है देन द पॉइंट इज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कोलैप्स कर जाएगी। बट अगर किसी और मिनिस्टर की डेथ होती है तो प्राइम मिनिस्टर किसी और को भी अपॉइंट कर सकते हैं। सो दैट वाज ऑल रिलेटेड टू दीज और ऑफिसेस। हमने क्या क्या देखा? हमने देखा प्रेसिडेंट, हमने देखा वाइस प्रेसिडेंट, देन वी हैव सीन प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। सो आई थिंक दैट वाज अ जेन्युइन रिविजन ऑफ ऑल फैक्ट्स। आप इसको डाउनलोड कीजिए पर्टिकुलर पीडीएफ को एंड उसके बाद इसको बार बार रिवाइज कीजिए बिकॉज व्हेन इट कम्स टू द प्रीलिम्स तो बात आती है फैक्ट्स की, फिगर्स की। ठीक है। तो दैट इज द थिंग जो आप रिवाइज कर सकते हैं। डाउनलोड कीजिए पीडीएफ। कहाँ से? O2IAS अकेडमी ऐप डाउनलोड कीजिए, उसमें से HCS प्रीलिम टेस्ट सीरीज में जाइए, वहाँ पे आपको मिलेगा फोल्डर प्री रिसोर्स मटेरियल का एंड जस्ट डाउनलोड द पीडीएफ फ्रॉम देयर एंड डू रिवाइज अगेन। थैंक यू सो मच।